नाज़रीन आदाब, BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरई क़वानीन की पाबंदी जरूरी। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस से पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों का खिताब। कर्नाटक में महंगी शादियों पर लग सकता है टैक्स। वज़ीर कानून की तजवीज़ पर रियासत में छिड़ी नई बहस। मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी ने अपना दायरेकार किया वसी। इस्लामपुर में अकादमी की शाख कायम। टेक्निकल कॉलेज का कयाम भी ज़ेर गौर। और लखनऊ में कैफी आज़मी अकादमी का 15 रोजा उर्दू वर्कशॉप। रस्मुल खत सीखने वालों में गैर उर्दू अफराद पेश। पहले खास बात की बड़ी खबर। शादियों में फजूल खर्ची को रोकने के लिए क्या एक मजबूत कानून की जरूरत है? ये सवाल कर्नाटक में इन दिनों बहस का मौजू बना हुआ है। समाज को दरपेश महंगी शादियों का मसला कोई नया नहीं है, लेकिन इस मामले पर ताजा बहस उस वक्त छिड़ी जब रियासत के वजीर कानून ने यह ख्याल जाहिर किया कि टैक्स के जरिए शादियों में फजूल खर्ची पर लगाम कसी जा सकती है। पेश है ये रिपोर्ट। छोटे और बड़े शहरों में शादियां दौलत और शोहरत की नुमाइश का जरिया बनती जा रही हैं। रईस घराने शादी की रस्मात, खान पान, सजावट पर लाखों रुपए खर्च करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदानों के लिए शादियां बोझ बनती जा रही हैं। इस मसले पर काबू पाने के लिए कर्नाटक के वजीर कानून TB जयचंद्रा ने यह तजवीज पेश की थी कि टैक्स के जरिए महंगी शादियों पर काबू पाया जा सकता है। जयचंद्रा के मुताबिक अगर किसी शादी में 5 लाख रुपए से ज्यादा रुपए खर्च हों या फिर 1000 से ज्यादा मेहमानों को मदऊ किया जाए तो ऐसी शादियों को टैक्स के दायरे में लाना चाहिए और इस टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी से हुकूमत गरीब लड़कियों की शादियों के लिए माली इमदाद फराहम कर सकती है। ಅದನ್ನು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲ್ಯಾವಿಶ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮನಿ, ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್. Is it not a vulgar show of wealth? It is a vulgar show of wealth. Then how can we tolerate? And tolerate in the sense, ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ। रियासत के मुस्लिम दानिश्वर और सामाजिक कारकुन महंगी शादियों पर टैक्स नाफिज करने की तजवीज का खैर मकदम कर रहे हैं। ताहम उनका कहना है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि इस तरह के कानून से शरीयत में मदाखलत न हो। इस तरह आजकल जो शादियां हो रही हैं, जो बेमानी खर्चे हो रहे हैं और इतने सारे पॉवर्टी में गरीब लड़कियां हैं जो घर बैठे हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक शादी जो होती है अमीर घरों में, वहाँ 10 लड़कियां गरीब घरों की हो सकती हैं। तो होना चाहिए, कोई पाबंदी होनी चाहिए। घरों में लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही, उनके लिए इससे बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन हमको देखना ये है कि इसकी आड़ में कहीं शरीयत वगैरह में मुदाखिलत का मामला खासकर मुसलमानों का नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो है गवर्नमेंट का कदम बहुत अच्छा है, हम इसको वेलकम करते हैं कि जिस तरीके से भी ये शादियों में जो फजूल खर्चे हो रहे हैं, चाहे उसको टैक्स के जरिए से कहिए या कोई और कानून ला करके भी आप कर सकते हैं। महंगी शादियों पर टैक्स नाफिज करने की रियासती वजीर कानून जयचंद्रा की तजवीज पर समाज के बाज गोशों से मनफी रद्दमल भी जाहिर हुआ है। इसके पेश नजर रियासती हुकूमत कोई फैसला करने से कासिर नजर आ रही है। ये भी राय जाहिर की जा रही है कि इस मसले के हल के लिए हुकूमत कानून से ज्यादा बेदारी पैदा करने की जानिब तवज्जो दे। ETV न्यूज, बेंगलुरु। तेलंगाना के वजीर आला ने बोनाल और रमजान की आमद के पेश नजर ग्रेटर हैदराबाद में खुसूसी इंतजामात की हिदायत की है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज GHMC के हुक्काम के साथ जायजा मीटिंग ली। इस जायजा मीटिंग में तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली और वजीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी, वजीर आबकारी T पद्मा राव ने शिरकत की।
تلنگانہ حکومت نے رواں سال ہونے والے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات پر اپنی توجہ مرکوز کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حکام کے ساتھ جائزہ میٹنگ لی۔ کے چندرشیکھر راؤ نے بونال تہوار اور رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں بلدی مسائل پر قابو پانے کی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے تہواروں کے دوران بلا وقفے بجلی اور پانی کی سپلائی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے بونال اور رمضان کے دوران گریٹر حیدرآباد اور اس کے مضافاتی علاقوں میں امن کی برقراری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR نے شہر حیدرآباد پر اپنی تمام تر توجہ مرکوز کر دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حیدرآباد سٹی پولیس کے کمشنر مہیندر ریڈی کو ناخوشگوار واقعات سے نپٹنے کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ He increased, if you see, the collection from 747 to, without increasing even a single paisa, sir, we increased by increasing the efficiency 30%. I think, sir, if we get some support, sir, we can. وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے شہر حیدرآباد میں جاری مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ محکمہ بلدی و نظم و نسق کے حکام نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کو حیدرآباد میٹرو پروجیکٹ کے تعمیری کاموں کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے تعطل کا شکار ترقیاتی پروجیکٹ کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ETV نیوز حیدرآباد۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ محمود علی آج سیکریٹریٹ پہنچ کر حکام سے ملاقات کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے محمود علی نے کہا کہ وہ جمعرات کو نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کا جائزہ حاصل کریں گے۔ محمود علی نے بتایا کہ عہدے کا جائزہ لینے اور مختلف حکام سے بات چیت کے بعد تلنگانہ حکومت کے لیے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ محمود علی نے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر ریونیو کا عہدہ دیے جانے پر TRS سربراہ کے چندرشیکھر راؤ کا شکریہ ادا کیا۔ ఈ రోజు నేను వచ్చాను ఈ ఆఫీస్ కి ఫస్ట్ అంటే నేను సార్ మహాత్మా లీడర్ అవర్ బిలవర్డ్ లీడర్ ప్రెసిడెంట్ TRS పార్టీ ప్రెసిడెంట్ అవర్ చీఫ్ మినిస్టర్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను। మనకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారు, నాకు ఇది చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తే నా డ్యూటీస్ ఉన్నాయి, తప్పకుండా లాయల్టీతో చేస్తున్నాను। ఆఫీస్ అంటే ఈ రోజు వచ్చాను సెక్రటరేట్ కి, ఐ థింక్ థర్స్డే, ఇప్పుడు డిసైడ్ చేయలేదు నా ఫస్ట్ టైం ఎస్టర్డే, ఇది ఈ రోజు వచ్చాను ఆఫీస్ కి। ఇప్పుడు చెక్ చేసిన తర్వాత సూటబుల్ ఆఫీస్ ఏముంది మనకు అది ఛార్జ్ తీసుకుపోయిన తర్వాత థర్స్డే ఇచ్చాను సార్। అందరికీ చాలా చాలా మీ అందరికీ। मगरबी बंगाल में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल होने के बावजूद उर्दू का सरकारी कामकाज में इस्तेमाल का मामला भले ही इल्तिवा में पड़ा है, तहम उर्दू अकेडमी ने अपने दायरेकार को वसी करते हुए उर्दू ना तबके तक पहुंचने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। कोलकाता के बाद इस्लामपुर में अकेडमी की शाख कायम की है। मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी की मायूस कुन कारकर्दगी के सबब हमेशा उस पर नुक्ताचीनी होती रही। ताहम पहली बार अकेडमी ने शायरों और अदीबों के साथ आम उर्दू ना तबके तक पहुंचने के अलावा रियासत के दीगर अजला में भी अपनी शाखें खोलने की कोशिश में जुटी है। इस्लामपुर में अकेडमी की शाख कायम करने के बाद रियासती अक़लियती वजीर ने टेक्निकल स्कूल कायम करने का भी इरादा जाहिर किया है। इस्लामपुर में अकेडमी की जानिब से मुनक्किद पहले कुल हिंद मुशायरे में रियासती वजीर ने ये ऐलान किया। উর্দু একাডেমি ছেলেপুরা যাতে করে পড়াশোনা ভালোভাবে থাকতে পারে, এখানে ট্রেনিং দিতে পারেন, সেই জন্য বিল্ডিং এর প্রয়োজনে আমরা বিল দিয়ে টাকা দেবো, আমরা কথা দেখলাম মাত্র স্কুলে ভালো করে পাঠাবেন। ইসলামপুরের একাডেমি ভালো করে আরো বেশি বেশি করে থাকে। আমার অফিসার বাজার আছে। साबिका लेफ्ट हुकूमत में माली तंगी का शिकार रही उर्दू अकेडमी के लिए मौजूदा ममता हुकूमत ने 8 करोड़ का बजट मुख्तस किया है। कमेटी के अहदेदारों ने हुकूमत के इक़दामात की सताइश की, साथ ही उर्दूदा अफराद से अकेडमी से ताउन की अपील की है। इस हुकूमत ने उर्दू अकेडमी को और भी मदद पड़ती है और वो 4 से बढ़ाकर 8 करोड़ तक का दिया गया है। जमीन हम लोग बात करना है और सबसे पहली निगाह हम लोग इस्लामपुर पर पड़ी और जाके पूरे इस्लाम मुस्तफिदों नहीं बल्कि उत्तर दिनाजपुर में लोगों की बात होना चाहिए कि उर्दू अकेडमी का एक स्टाफ इस्लामपुर में कायम हो चुका है। इस्लामपुर में अकेडमी की शाख कायम होने पर मकामी लोगों ने भी खुशी का इजहार किया और अकेडमी के तहत कोचिंग सेंटर व दीगर सहूलियात फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया है। मैं उर्दू अकादमी से फायदा बहुत से कि उर्दू कलकत्ता में जो फैसिलिटीज या सहूलियात उर्दू अकादमी की तरफ से कलकत्ता वालों को दी जाती है,
वो सहूलियात हमारे इस्लामपुर वालों को मिली है। उर्दू एकेडमी है, ये हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन उनके वजह से आज जो तो उर्दू एकेडमी हमारे इस्लामपुर में इस्टेब्लिश हुआ, एक ऑफिस, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उर्दू एकेडमी के क़याम के बाद अब जल्द ही एकेडमी के तहत मॉडल उर्दू स्कूल कायम करने का इरादा जाहिर किया गया है। ETV न्यूज, कोलकाता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मालेगांव में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कानून कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद अमल में आया। बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना सैयद वली रहमानी की सदारत में मुनक़्क़दा कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों को कौमी इत्तेहाद का मशवरा दिया गया। साथ ही अपने शरई मसाइल को हल के लिए अदालतों में न ले जाते हुए दारुल क़ज़ात में ले जाने की नसीहत की गई। मालेगांव में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दूसरा इजलास आम मुनक़्क़िद हुआ। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कानून के उन्वान से मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस से जय्यद उलमा और दानिश्वरों ने खिताब किया। मौलाना वली रहमानी ने तालीमी इदारों, मसाजिद और मदारिस पर आने वाली आफात को भी बड़ी हिकमत से टालने की बोर्ड की काविशों की सताइश की। मौलाना ने वाज़े अंदाज में कहा कि हुकूमत ये खूब जानती है कि हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं। हुकूमत और हुकूमत का मिजाज हमारे सामने, मैं समझ रहा हूं, लेकिन हुकूमत के सामने हमारा मिजाज भी है, हमारा मिजाज भी हुकूमत के सामने। और हुकूमत को ये महसूस करना होगा कि किसी मुल्क की इतनी बड़ी जमात, उसे नजरअंदाज करके कानून नहीं बनाया जा सकता। इजलास में मुसलमानों के आइली मसाइल और शरई उमूर में दारुल क़ज़ा से रुजू होने और अदालतों के चक्कर में पड़ने से इज्तनाब का मशवरा दिया गया। उलमा ने हालिया पार्लिमानी नताइज पर भी अपने अंदाज में तबसरा किया कि अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अज़्म करना पड़ेगा कि हम शरीयत के कानून की पाबंदी करेंगे। इस अज़्म के साथ ये अज़्म करना पड़ेगा कि हम अपने खानदानी मसले में किसी निदा को अदालत नहीं ले जाएंगे। ये तमाम जो आफतें आई हैं पर्सनल लॉ पर, हम ही लोग तो मुकदमा लेके गए अदालतों में, हम ही लोग तो अदालतों के सामने गए के साथ हमारा ऐसा हुआ, ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए, और जाने के अदालत को मौका मिला। और उसके बाद अगर मुसलमानों ने यह तय कर दिया कि हम किसी निदा को, किसी जो है मसले को, किसी खर्जे को अदालत नहीं ले जाएंगे, तो क्या अदालत आपके घर पे आके हुक्म नाफिज करेगी? क्या सरकार आपके घर पे आके अपने हुक्म नाफिज करेगी? हम पार्लिमानी मगरबी जमहूरियत के जो दांव पेच हैं, उसको समझने में हम जरा कामयाब नहीं हो सके। ये जो जमहूरियत का जो निजाम है, ये शतरंज का खेल है। इजलास आम के स्टेज पर तमाम मकातिब और मसालिक के उलमा की मौजूदगी का हवाला देते हुए शिया आलिम मौलाना हैदर अब्बास ने मुसलमानों से अपील की कि वो अपने मसलक और मकतब से ऊपर उठकर इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन का मुजाहरा करें। यही वक्त का तकाजा है। अगरचे वाकई हम मुसलमान हैं, तो हमें अपने किरदार से ये बात को साबित करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, अपने अखलाक के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से, अपनी आदत के जरिए से, अपने इबादत के जरिए से, ताकि दूसरी कौमें देखें तो देखने के बाद पेशाब करके उठें। ये यकीनन किसी ऐसे मसले पर चलने वाला है जिसका रहनुमा कोई नूरी है। आपको गुस्सा आया, आपने 3 तलाक दे दी, तलाक हो गई, लड़की गई कोर्ट में, फिर उसके बाद में आप दुहाई देते हैं कानून की, कानून आपके खिलाफ जाता है। मौका आपने फराहम किया, अगर आपने मौका फराहम नहीं किया होता तो कोर्ट ये फैसला नहीं देती। हमें होश के नाखून लेना चाहिए, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इस्लाह मुआशरा और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के उन्वान से चलाई जा रही तहरीक में मुसलमानों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की गई। कॉन्फ्रेंस में मालेगांव के मुख्तलिफ मकामात से हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और मिल्ली इत्तिहाद का मुजाहरा किया। ETV न्यूज, मालेगांव। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आम इंतखाबात के फौरी बाद बिहार में भी सियासी तब्दीली देखी गई। नीतीश कुमार की जगह जितिन राम मांझी ने ले ली है।
जेडीयू लीडरों को उम्मीद है कि नए वज़ीर आला के दौर में अक़लियतों के काम तेजी से होंगे, लेकिन रियासत के अक़लियती तबके को कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। दानिशवरों की राय भी कुछ ऐसी ही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में सियासी बहरान जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी, लेकिन जीतन राम मांझी को आगे करके वक्ती तौर पर ही सही सियासी बहरान पर काबू पा लिया गया। बदलते मंजरनामे में लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है अक़लियतों के हालात। दानिशवर तबके का मानना है कि अक़लियतों के तई जब तक ब्यूरोक्रेट्स के रवैये में तब्दीली नहीं आती, उस वक्त तक मुस्बित तब्दीली की उम्मीद बेकार है। असल सवाल नीयत का होता है। नीयत दुरुस्त होगा तभी किसी चीज़ का निफाज भी सही तौर पे होगा। तो नीयत में खोट या तो मरकजी हुकूमत हो, वहाँ से भी शुरू हो जाता है, या रियासती हुकूमत में। ख़ास तौर से जो इम्प्लीमेंट के ज़िम्मेदार या जो लोग जिनको इम्प्लीमेंट करना है, वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत मुतासिब है। यहाँ तो ये देखा जाता है कि अरे इसमें मुसलमानों की तस्वीर कुछ संभल जाएगी, तो उसमें इतने पेच पैदा कर दो, इतनी पेचीदगी ला दो कि वो बेचारा थक के बैठ जाएगा। चाहे लोन का मामला हो, या एजुकेशन का मामला हो, या गांव के डेवलपमेंट का मामला हो, या उर्दू का मामला हो, इतने हालात पैदा कर दो कि वो थक कर घर चले जाएं, खजाने से पैसा ना निकले। लेकिन हुक्मरां जमात से वाबस्ता अक़लियती लीडर मांझी हुकूमत से पुरुम्मीद है। उनका दावा है कि नई हुकूमत पूरी शिद्दत के साथ अक़लियतों के मसाइल पर तवज्जो देगी। हम ये समझते हैं कि अब ये बहरान ख़त्म हो गया है, नए वज़ीर आला ने काम संभाल लिया है, उनको भी कुछ समझने में मौका मिलेगा। तो हम समझते हैं कि जल्द से जल्द जो है, जो स्कीमें अधूरी थी वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएंगी। मरकजी सतह पर बदले सियासी मंजरनामे में रिवायती लीडरों को अवाम की ताकत का भरपूर एहसास दिलाया है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि मांझी की हुकूमत अक़लियतों की नैया पार लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ईटीवी न्यूज़ पटना। बिहार के वज़ीर आला जीतन राम मांझी ने 2 जून को अपनी काबीना में तौसीक करते हुए 14 नए चेहरों को काबीना में शामिल किया है। नौशाद आलम को महकमे अक़लियती बहबूद का वजीर बनाया गया है। वाज़ेह है कि पहले ये कलमदान शाहिद अली खान के पास था। शाहिद अली को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर बनाया गया है, जबकि इनकी जिम्मेदारी नौशाद आलम को दी गई है। पहली मर्तबा रियासती वजीर के ओहदे पर फायज होने वाले नौशाद आलम से पटना में ईटीवी के नुमाइंदे ने खुसूसी बातचीत की है। वज़ीर आला जीतन राम मांझी ने अपने वजारत में तौसीक किया है। नौशाद साहब को अक़लियती फलाह का वजीर बनाया गया है। हम बात करते हैं, नौशाद साहब हमारे साथ हैं। नौशाद साहब, अक़लियती फलाह का महकमा आपको दिया गया है। अक़लियतों की कई सारी योजनाएं, कई सारी स्कीमें बिहार में चल रही है। ज्यादातर योजनाएं जो है जमीन पर नहीं उतर पाई है, ये बात अक्सर उठती रही है। आप नए वजीर बने हैं, क्या करेंगे? हालांकि ऐसी बात नहीं है कि ज्यादातर योजनाएं जमीन पर नहीं उतरी हैं, जमीन पर उतर गई है, लेकिन उसका लाभ और उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। सबसे पहले तो हम लोगों के बीच जाकर के इसको जानकारी देने की कोशिश करेंगे, और जो अगर कमी रह गई है जमीन पर उतरने में, उसको हम जमीन पर उतारें इसकी कोशिश करें। हमारा जो मंत्रालय है उसका योजना हर जगह चल रहा है, उसको हम जमीन पर उतारने का पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका असल मकसद है कि लोगों को लाभ मिले, अक़लियत को लाभ मिले, और कहीं लोगों की कम जानकारी की वजह से उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि लोगों को इसकी जानकारी मिले और उसका लाभ हो सके उनको। लोगों को आप लोग बेदार करेंगे। मसला यही है कि अक़लियतों के सिलसिले में स्कीमों की कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का सवाल आता है, नफाज नहीं हो पाता है, नफाज के लेवल पे जो है मुश्किलें खड़ी होती है। तो वो रास्ता कैसे हमवार होगा, चूंकि 1 साल है अब असेंबली के इंतखाब में, जाहिर है उस हिसाब से भी आप लोग काम करेंगे ताकि लोगों का वोट जो है मिल सके और लोग जो है आपकी पार्टी की तरफ से जो है राग़िब हो सके। ये कोशिश भी कहीं ना कहीं होगी, तो अक़लियती आबादी का डेवलपमेंट हो सके, वो फलाह पा सके, उस सिलसिले में जो है मुनासिब लाहे अमल बनाने की जरूरत होगी। तो क्या नई कोशिश होगी आप लोगों की तरफ? समय कम है, ये तो है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोग कोई आदमी इरादा बना लेता है तो अपने योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा सकता है। हम लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे
और लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, शुक्रिया ईटीवी से बात करने का। ये थे नौशाद साहब जो अक़लियती फलाह के वजीर बनाए गए हैं। इनका कहना है कि अक़लियती स्कीमों को सही तरीके से ज़मीन पर नाफिज कराई जाएगी। वक्त कम है, जाहिर है अगले साल इंतखाब होना है और उसको देखते हुए भी कई सारे फैसले लिए जाएंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, ईटीवी न्यूज़, पटना। कैफे आज़मी एकेडमी ने लखनऊ में 15 रोज़ा उर्दू वर्कशॉप का एहतमाम किया है। इसमें उर्दू रस्मुल ख़त सिखाने के साथ साथ तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कराने की भी तरबियत दी जा रही है। इस वर्कशॉप की खास बात गैर उर्दू तबके की दिलचस्पी है। पेश लखनऊ से ईटीवी की एक खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया कैफे आज़मी एकेडमी ने गैर उर्दूदान तबके को उर्दू सिखाने का बीड़ा उठाया है। इस मकसद के तहत एकेडमी ने लखनऊ में 15 रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया। इसमें उर्दू रस्मुल ख़त सिखाने के साथ साथ अल्फाज की सही अदायगी की तरबियत दी जा रही है। एकेडमी के मुताबिक अब तक 50 से ज्यादा अफराद वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें अक्सरियत गैर मुस्लिम तलबा की है। दिलचस्प बात यह है कि उर्दू सिखाने वालों का ताल्लुक भी गैर उर्दूदान तबके से है। कि हम ये चाहते हैं कि हिंदी के जरिए वो लोग जो उर्दू को जानना, पढ़ना, समझना चाहते हैं, हिंदी के जरिए इन 15 दिनों में हम उनको उर्दू रस्मुल ख़त पूरी तरह से सिखा दें, इस तरह से कि वे कम से कम रोज़मर्रा के अखबार और इन सारी चीज़ों को पढ़ना लिखना सीख जाए। एक सबसे बड़ा जो गलतफहमी यहाँ फैली हुई है वो ये कि उर्दू एक तरह से मुस्लिमों की ज़बान रह गई है, जबकि यहाँ पर देखिए हमारे क्लास में 50 से ज़्यादा इस समय तालिब इल्म आए हैं और इनमें से अधिकतर, ज़्यादातर नॉन मुस्लिम हैं। तो एक उर्दू के लिए बढ़ता हुआ रुझान है कि जिस ज़बान को केवल हम मुस्लिमों की ज़ुबान कह रहे थे वो वहाँ से काफ़ी बाहर निकल गई है और बाकी लोग भी उससे मुतासिर होकर के उसके पास आ रहे हैं। उर्दू वर्कशॉप में हर उम्र और तबके के तलबा शामिल हैं। वर्कशॉप में रिटायर्ड अफसर और प्रोफेशनल कोर्स वाले तलबा और तालबात भी दिलचस्पी ले रहे हैं। सर, मेरा नाम प्रियंका वर्मा है और मैं बीटेक 4th ईयर में हूँ अभी, और मुझे उर्दू का काफ़ी शौक है और मेरे परसों एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो मुझे लगा कि मुझे कुछ सीखना चाहिए। तो मैंने पेपर में 30 तारीख को देखा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उर्दू के। मैंने कहा मुझे सीखना ही सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बट कल मैंने पढ़ा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उर्दू, एंड आई शेयर्ड इट विद माई फ्रेंड्स। वो भी काफ़ी एक्साइटेड है कि मुझे भी तुम सिखा देना उर्दू, मुझे भी सिखा देना, मुझे भी सीखनी है उर्दू। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड आई विल अटेंड ऑल द क्लासेस हियर। जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ में था। रिटायरमेंट के बाद मैं री एम्प्लॉयमेंट में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में हूँ, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। और चूँकि लिखने पढ़ने का शौक़ है तो मैं कुछ कविता और शेर व शायरी करता हूँ, तो मुझे उर्दू वाले में ये सीखने का मन हुआ कि मैं सीखूं। इसलिए मैंने सोचा कि 15 दिन में शायद हो सकता है कुछ इतनी उर्दू आ जाए कि हमारी अपनी शायरी ठीक हो जाए। कैफे आज़मी एकेडमी पिछले 3 साल से इस वर्कशॉप का एहतमाम कर रही है। वर्कशॉप में गैर मुस्लिम तलबा की अक्सरियत ये दाग धोने के लिए काफी है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जुबान बनकर रह गई है। ईटीवी न्यूज़, लखनऊ। महाराष्ट्र की मारूफ दीनी व इल्मी शख्सियत मौलाना अब्दुल क़य्यूम का इंतकाल हो गया है। मरहूम ताहयात जमात इस्लामी हिंद से वाबस्ता रहे और मुख्तलिफ जिम्मेदारियां अदा की। मौलाना के आबाई वतन जालना में आज बाद नमाज असर उनकी नमाज जनाजा और आखिरी रस्मात अदा की गई। इस मौके पर कई इल्मी और मजहबी शख्सियात बतौर खास मौजूद थीं। मरहूम के इंतकाल से मुसलमाना हिंद एक अहम शख्सियत की रहनुमाई से महरूम हो गए हैं। और उधर कर्नाटक के मारूफ शायर और सहाफी खलील अहमद बेबाक कल शाम आबाई मकाम मैसूर में इंतकाल कर गए। आज बाद नमाज ज़ोहर मैसूर के बड़ा मकान कब्रिस्तान में उनकी तदफीन अमल में आई। 83 साला खलील बेबाक ने कई रियासती और कुल हिंद मुशायरों में शिरकत की थी। एक सहाफी के तौर पर भी इनकी खिदमत नुमाया रही हैं। तारीखी शहर मैसूर से इन्होंने 18 साल की उम्र में उर्दू हफ्तेवार बेबाक शुरू किया था। उर्दू एकेडमी के रुकन होने के साथ साथ खलील अहमद बेबाक कई अंजुमनों से वाबस्ता रहे। अल्लामा शिबली नौमानी को इस दुनिया से रुखसत हुए पूरी एक सदी बीत गई, लेकिन इनके पैगाम की मानवियत आज भी बरकरार है।
लखनऊ में शिबली नोमानी के यौम पैदाइश पर इन ख्यालात का इजहार किया गया। अल्लामा शिबली नोमानी 3 जून 1857 को आजमगढ़ में पैदा हुए थे। 1857 के इनकलाब ने पूरे मुल्क को मुतासिर किया था। अल्लामा शिबली ने उन्हीं हालात में मिल्लत के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए इल्मी और अमली कोशिशें की। डॉक्टर मसऊदुल हसन ने शिबली नोमानी की दूरअंदेशी और दानिशवरी पर रोशनी डालते हुए कहा कि उन्होंने अलीगढ़ तहरीक को बालों पर दिए। उनकी पूरी शख्सियत कौम के लिए वक्फ थी। उनके यौम पैदाइश के साथ सदी तकरीबात भी मनाई जा रही है। एक सदी गुजरी है, उनके इल्म फन पर गौर होता रहा है, उनकी तसनीफ़ात पे काम होता रहा है, उनकी खिदमात पर, उनकी शख्सियत पर काम होता रहा है। और अल्लामा शिबली के बारे में पूरी एक सदी नहीं बल्कि हिंदुस्तान इस बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया।